हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा। 5, 6 और 7 दिसंबर 2020 का करंट अफेयर्स का ये लेक्चर आप लोग देख रहे हैं। ये लेक्चर उन स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो स्टूडेंट्स वनडे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूपीपीसीएस हो, एमपीपीसीएस हो, बीपीएससी हो, चाहे वो एसएससी हो या बैंक के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो अगर आप लेक्चर को रेगुलरली यहाँ पर फॉलो करेंगे तो 100% गारंटी आपका सिलेक्शन होगा और आपको करंट अफेयर्स के लिए कहीं से भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जितना यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है वो मोर देन सफिशिएंट है। तो चलिए आपका समय ना वेस्ट करते हुए फटाक से लेक्चर को शुरू कर लेते हैं। सो गाइस देखिए, यहाँ पर बात हो रही है वर्ल्ड सॉइल डे के बारे में। डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है वर्ल्ड सॉइल डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, तो 5 दिसंबर आपको याद रखना है। 5 दिसंबर को वर्ल्ड सॉइल डे ऑब्जर्व किया जाता है और ये सेलिब्रेट किसके द्वारा किया गया है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। और ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशंस के अंडर आती है, उसके अंडर ऑपरेट करती है, एफएओ, राइट। और भी काफी सारे दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि सेलिब्रेट करते हैं इस वर्ल्ड सॉइल डे को। और इस बार की थीम आप ध्यान में रखिएगा, कीप सॉइल अलाइव, प्रोटेक्ट सॉइल बायोडाइवर्सिटी। थीम से रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं और जो भी स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम से इस एग्जाम को लिखते हैं, ये इस प्रकार की जो इंटरनेशनल थीम वगैरह होती है, वर्ल्ड लेवल की, ग्लोबल लेवल की जो थीम वगैरह होती है, वो इंग्लिश में देखा करो, राइट। ये थोड़ा ज्यादा अच्छा होता है क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट से मैंने कंप्लेन सुनी है जिसमें कि वो पढ़ के तो हिंदी में जाते हैं बट वहां पर एग्जाम में कोई भी ऑप्शन जो होता है वो जो उन्होंने पढ़ा होता है वैसा सिमिलर नहीं होता है, राइट। क्योंकि ट्रांसलेशन में कभी कभी गड़बड़ हो जाती है, तो इसलिए हमेशा इंग्लिश या यानी कि इंटरनेशनल या वर्ल्ड लेवल वाली थीम आपको इंग्लिश में ही देखनी है। तो ये चीज आप लोग को थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। और ये पहली बार सेलिब्रेट किया गया था वर्ल्ड सॉइल डे 2014 में। और ये दिन जो है वो लेट किंग भूमि बोल अदुल्यादेज जो थाईलैंड के हैं उनकी बर्थ एनिवर्सरी के अवसर पर शुरू किया गया था, क्योंकि ये इनिशिएटिव जो है वो इन्हीं के द्वारा जो है वो लाया गया था, ये किंग भूमि बोल जी के द्वारा, राइट। इन्होंने फोकस किया था कि सॉइल के ऊपर हम लोग को टारगेट करना है, फोकस करना है, मिट्टी के ऊपर, राइट। हेल्थ की, मिट्टी की हेल्थ के बारे में लोगों को अवेयरनेस हो, जानकारी हो कि मिट्टी को कैसे अच्छा रखना है, राइट। तो ये वाली चीज है। इसके अलावा आजाद पतन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ये कहां पर लोकेटेड है, किस नदी के ऊपर है ये, तो इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो झेलम नदी के ऊपर है ये प्रोजेक्ट और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जो कश्मीर है वहां पर ये प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है, कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है और चाइना का ये प्रोजेक्ट है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। और 700 मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी ये जनरेट करेगा ये प्रोजेक्ट, अभी ये बन रहा है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात की जा रही है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल के अंदर हम लोग को देखने को मिलती है? आर्टिकल 324 आपको ध्यान में रखना है, आर्टिकल 324। और जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो कौन है? मिस्टर सुनील अरोड़ा जी। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली वनडे एग्जामिनेशन में आ जाते हैं। आर्टिकल 312 किससे रिलेटेड है? ऑल इंडिया सर्विसेज से रिलेटेड है। आर्टिकल 124 सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 368 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की प्रोसेस यहां पर लिखी हुई है, जो संविधान को जो हम लोग संशोधन करते हैं ना संविधान के अंदर, तो उसकी पूरी प्रोसेस लिखी हुई है यहाँ पर। भाषण चार आइलैंड कहां पर है ये? तो ये बांग्लादेश में है, आपको याद होना चाहिए, राइट। ये है भाषण चार आइलैंड, राइट, बांग्लादेश के अंदर। और इसको चार पिया के नाम से भी जाना जाता है। हजारों की मात्रा में रोहिंग्या मुस्लिम, रोहिंग्या 2017 में रोहिंग्या एक कम्युनिटी है मुस्लिम की, रोहिंग्या मुस्लिम्स, तो ये म्यांमार में रहती थी। एक जगह है म्यांमार में रखाइन स्टेट नाम की, तो वहां पर ये रहते थे और म्यांमार की सरकार ने मिलिट्री को यहां पर भेजा रखाइन स्टेट में, यानी कि जिस क्षेत्र पर ये रोहिंग्या मुस्लिम रहते थे, और वहां पर उनके घर वर तोड़ दिए गए और उनको भगाया गया फोर्सफुली। 2017 की बात थी ये। और ये लाखों की मात्रा में रोहिंग्या मुस्लिम भागे थे। बांग्लादेश इंडिया की बॉर्डर पर इनको पनाह मिली थी और अभी बांग्लादेश इनको भाषण चार आइलैंड पे भेज रहा है। और भाषण चार आइलैंड गाइस मैं आपको बता दूं काफी ज्यादा डेंजरस है ये आइलैंड, और ये आर्टिफिशियल आइलैंड है, यानी कि ये पहले नहीं था, इसको बनाया गया अलग से, राइट। और ये डेंजरस क्यों है? क्योंकि जब भी कभी तूफान आता है, राइट, साइक्लोन वगैरह जब हम लोग को यहाँ पर बे ऑफ बंगाल के क्षेत्र में देखने को मिलता है, पानी के नीचे चले जाता है ये आइलैंड। और यहाँ पर हजारों की संख्या में अगर इन कम्युनिटी को भेजा जा रहा है तो यानी कि उन कम्युनिटी की जान के ऊपर खतरा है, राइट। क्योंकि अगर कोई भी नेचुरल डिजास्टर होता है तब ये आइलैंड जो है वो पानी के नीचे जा सकता है, तो काफी डेंजरस है। आप खुद सोचिए गाइस। सी फैंस अभी रिसेंटली न्यूज में था, क्या है ये? तो याद रखिएगा सॉफ्ट कोरल्स ही हम लोग को देखने को मिलते हैं। कोरल्स यानी कि क्या है, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखो गूगल से मैंने निकाला, ये गूगल सर्च पे ही हूं। ये कोरल्स, ये एक्वेटिक स्पीसीज होती हैं, समुद्र के नीचे इस प्रकार की स्पीसीज आपको दिखाई देती हैं, ये होते हैं कोरल्स। काफी ब्यूटीफुल ये दिखाई देते हैं, राइट। और इनको याद रखिएगा, इनको पालना, इनको अपने पास रखना या फिर इनको बेचना, ये क्राइम होता है वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत।
ये क्राइम जो है वो बोला जाता है इसको, कि आप जो है उसको रख नहीं सकते हो, राइट। और अभी जॉइंट ऑपरेशन कंडक्ट किया गया था जो फॉरेस्ट ऑफिशियल है आसाम के और वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, तो इन्होंने भारी मात्रा में ये मरीन लाइफ स्पीसीज को यानी कि इन कोरल्स को जो है वो पकड़ा है, जब्त किया है कुछ लोगों से, राइट। लोग जो है वो तस्करी कर रहे थे, इसकी स्मगलिंग हो रही थी, तो उनको पकड़ा गया है। और ये सॉफ्ट कोरल्स का एक टाइप हम लोग को देखने को मिलता है। और कोरल्स याद रखिएगा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 के अंडर आती है। और इनको जैसा मैंने अभी आपको बताया कि इनको रखना या इनको बेचना जो है वो गुनाह होता है, पनिशमेंट उसमें होती है, स्ट्रिक्ट पनिशमेंट दी जाती है जो भी ऐसा कार्य करता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत। इंटरनेशनल वॉलंटियर डे कब मनाया जाता है? तो 5 दिसंबर आपको याद रखना है। इसको इंटरनेशनल वॉलंटियर डे फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट भी कहा जाता है। इसकी थीम जो है वो है टुगेदर वी कैन थ्रू वॉलंटियरिंग। और ये दिवस जो है वो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा 1985 में शुरू किया गया था। और पर्पस जो है इस दिन का वो ये है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो प्राइवेट हो या एनजीओ हो और या फिर वॉलंटियर्स, ग्रुप ऑफ पीपल, अगर वो कार्य कर रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अचीवमेंट के लिए, यानी कि अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है वो जल्द से जल्द अचीव हो सके लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर, तो फिर उनको जो है वो रिकॉग्नाइज किया जाता है इन वॉलंटियर्स को और ऑर्गेनाइजेशन को, और फिर उनको अवार्ड्स वगैरह भी दिया जाता है, राइट। तो ये चीज हम लोग को इस दिवस में देखने को मिलती है। आगे की बात करें, पहले इंडियन जिन्होंने 2020 ग्लोबल टीचर प्राइज जीता है तो वो है गाइस रंजीत सिंह दिसाले, राइट। तो ये हम लोग को देखने को मिल रहा है, ये है रंजीत सिंह जी, और गवर्नमेंट टीचर है, सरकारी टीचर है ये, और जिला परिषद प्राइमरी स्कूल के, जो कि महाराष्ट्र के अंदर सोलापुर डिस्ट्रिक्ट है वहां पर है ये। इनको लगभग 7.5 करोड़ के आसपास पैसा मिला है, 7.5 करोड़, 7.4 करोड़ के आसपास, $1 मिलियन इनको मिला है, प्राइज मनी दिया गया है। इन्होंने QR कोड टेक्स्ट बुक रेवोल्यूशन में जो है वो लेकर आए हैं, यानी कि QR कोड टेक्स्ट बुक्स में लेकर आए। अब टेक्स्ट बुक में यानी कि बुक्स वगैरह में QR कोड को स्कैन करेंगे बच्चे और उनको पूरी यानी कि जो भी किताब में जो इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है वो एनिमेशन फॉर्मेट में जो है वो उनके सामने आ जाएगी। तो काफी अच्छा इनोवेशन जो है ये लेकर आए थे। इनके इसी इनोवेशन के लिए इनको रिकॉग्नाइज करते हुए ये अवार्ड दिया गया। और ग्लोबल टीचर प्राइज जो है गाइज ये वार्की फाउंडेशन 2014 में इसके द्वारा शुरू किया गया था और यूनेस्को की पार्टनरशिप के साथ ये शुरू किया गया था। अच्छा, आप मुझे बताइए नीचे कमेंट बॉक्स पे लिखकर कि यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है, यूनेस्को कब स्टैब्लिश हुई है और यूनेस्को के क्या काम है, और यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट हमारी कंट्री में कौन सी है, राइट। तो नीचे कमेंट बॉक्स पर अगर आप जिस स्टेट में और आपकी स्टेट में यूनेस्को की कोई वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसका भी जरूर नाम लिखकर बताइएगा। पहली बार टाइम्स किड ऑफ द ईयर जो है वो किसको दिया गया है? तो गीतांजलि राव जी को ये दिया गया है, और ये गीतांजलि कर लीजिएगा, गीतांजलि है ये, राइट। गीतांजलि राव जी 15 साल की ये बच्ची हैं और 5000 लोगों में से इनको चुना गया है। इन्होंने टेक्नोलॉजी बनाई है काफी सारी, यानी कि टेक्नोलॉजी पे इन्होंने काम किया है, चाहे वो पीने के पानी में अगर कुछ टॉक्सिन हो, कंटामिनेशन हो तो उसके लिए टेक्नोलॉजी बनाई गई है। ओपियोइड एडिक्शन के लिए टेक्नोलॉजी बनाई गई है, यानी कि जो लोग होते हैं ना जिनको चरस की लत लग जाती है तो उनकी लत छुड़वाने के लिए इन्होंने कुछ एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी जो है वो तैयार करी है। साइबर बुलिंग के लिए एक इन्होंने टेक्नोलॉजी तैयार करी। तो इन सब चीजें जो है वो इनके द्वारा तैयार की गई हैं और इसी चीज को देखते हुए, रिकॉग्नाइज करते हुए इनको ये अवार्ड मिला है, किड्स ऑफ द ईयर, राइट। तो याद रखिएगा। और बुक टाइटल 40 ईयर्स विद अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरीज। तो ये बुक जो है वो किसके द्वारा रिलीज की गई है? तो याद रखिएगा ये रिलीज की यहां पर बात हो रही है। तो ये बुक रिलीज की गई है हमारे ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, वेंकैया नायडू जी के द्वारा। और ये बुक जो है वो किसने लिखी है? तो डॉक्टर ए शिवाथानु पिल्लई जी के द्वारा लिखी गई है। और इस बुक के अंदर गाइस हमारे ऑनरेबल फॉर्मर प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम जी जो हैं उनकी पूरी लाइफ के बारे में बहुत सारी चीजें लिखी हुई है। इवन उन्होंने जो इसरो, DRDO, ब्रह्मोस में जो काम किया है उसके बारे में भी बहुत सारी चीजें इसमें मेंशन है। और करंट इसरो चेयरमैन जो है वो है के सिवान, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। DRDO के चेयरमैन जी सतीश रेड्डी जी, तो इनका नाम आपको पता होना चाहिए, कभी कभी नाम जो है वो वनडे एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाते हैं। रिसेंटली मझेरत ब्रिज जो है जिसका नाम चेंज करके जय हिंद रखा गया है, तो ये ब्रिज किस स्टेट पे है? तो वेस्ट बंगाल। आप लोग को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। जो सुभाष चंद्र बोस जी जो है, नेताजी जो है, उनकी 125th बर्थ एनिवर्सरी को मार्क करते हुए ये चीज की गई है। 650 मीटर का ये ब्रिज है जो कि कोलकाता के सेंट्रल पार्ट को, जो सबर्बन रीजन जो हम लोग को कोलकाता के देखने को मिलते हैं जैसे कि बेहाला और भी दूसरे क्षेत्र, साउथ वेस्टर्न क्षेत्र, तो उसको कनेक्ट करेगा ये। चीफ मिनिस्टर कौन है वेस्ट बंगाल की? तो ममता बनर्जी जी। और गवर्नर कौन है? जगदीप धनखड़ जी, राइट। तो ये चीज आप लोग को थोड़ी सी पता होनी चाहिए। चैत्य भूमि जो है वो किनकी समाधि प्लेस है?
चैत्य भूमि। तो देखिए B.R. अम्बेडकर साहब की समाधि प्लेस हम लोग को देखने को मिलती है चैत्य भूमि। और महापरिनिर्वाण दिवस जो कि सेलिब्रेट किया जाता है 6 दिसंबर को, और ये डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी, जिनको हम लोग फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं, तो इनकी डेथ एनिवर्सरी के अवसर पर ये महापरिनिर्वाण दिवस जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है। और इनकी जो समाधि वाली जगह है जहां पर इनकी समाधि है तो वो है चैत्य भूमि, उसको कहा जाता है। तो ये वाली चीज आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा। और महात्मा गांधी जी की समाधि प्लेस को राजघाट हम लोग देखते हैं, वहां पर हम लोग को देखने को मिलती है। और इंदिरा गांधी जी की समाधि प्लेस जो है वो शक्ति स्थल हम लोग को देखने को मिलती है। तो ये थोड़े से नाम याद रखिएगा, कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन जीके वाले आ जाते हैं। बिहार माइग्रेटरी बर्ड फेस्टिवल, एक चीज याद रखना, बिहार के अंदर पहली बार माइग्रेटरी बर्ड फेस्टिवल हम लोग को देखने को मिला है। 3 दिन का ये फेस्टिवल था, राइट। और ये फेस्टिवल किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है, तो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी और लोकल मंडर क्लब के द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया गया है, राइट। और 60 किलोमीटर लंबा यहां पर विक्रमशिला डॉल्फिन सेंचुरी है। और यहीं पर ही इसी क्षेत्र पर हम लोग को देखने को मिलता है कि काफी सारी माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं। माइग्रेटरी बर्ड्स कौन सी होती हैं, जो काफी दूर दराज का सफर तय करके इंडिया में आती है, यानी कि फॉरेन से आती हैं ये, स्पेशली साइबेरिया साइड से आपको ये बर्ड्स आएंगी, देखने को मिलेंगी, साइबेरियन रीजन से, राइट। तो ये माइग्रेटरी बर्ड्स हम लोग को देखने को मिलती है, काफी लंबा डिस्टेंस जो है, सफर जो है वो तय करके इंडिया में आती है। और ये विक्रमशिला डॉल्फिन सेंचुरी पर के पास हम लोग को देखने को मिलती है। ये विक्रमशिला डॉल्फिन सेंचुरी कहां पर है, याद रखना बिहार के अंदर है, डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है। प्रेसिडेंट FICCI के कौन है, अभी रिसेंटली अपॉइंट किए गए हैं, तो देखिए प्रेसिडेंट जो है वो उदय शंकर जी ये अपॉइंट किए गए हैं। FICCI फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये 1927 में स्टैब्लिश हुई थी, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। NK सिंह जी जो आपको इस ऑप्शन में दिखाई दिए हैं, तो NK सिंह जी जो है वो 15th फाइनेंस कमीशन के प्रेसिडेंट है। और प्रभात सिंह जी जो आपको अगेन इस ऑप्शन में मेंशन थे, प्रभात सिंह जी, तो ये नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के प्रेसिडेंट है, ठीक है। तो ऐसी चीज भी आपको पता होनी चाहिए नाम से रिलेटेड। नरेंद्र सिंह कपानी, इनको फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स कहा जाता है, इनकी अभी मृत्यु हुई है। ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो अमेरिका की हम लोग को देखने को मिलते हैं, अमेरिका की सिटीजनशिप इनके पास है, राइट। अमेरिका की कैपिटल वॉशिंगटन आप सभी जानते हैं, करेंसी US डॉलर। अमेरिका के अंदर अभी न्यूली इलेक्ट प्रेसिडेंट जो है वो है जॉय बिडेन, वाइस प्रेसिडेंट कमाला हैरिस, जो कि इंडियन ओरिजिन की हम लोग को देखने को मिलती है, इंडियन अफ्रीकन ओरिजिन। रिसेंटली अमेरिका जो है ये सेपरेट हुआ है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से, पेरिस एग्रीमेंट से, ओपन स्काई ट्रीटी से, यानी कि इससे छोड़ दिया है WHO, पेरिस एग्रीमेंट और ओपन स्काई ट्रीटी को। हालांकि अभी जॉय बिडेन जो है उन्होंने कहा है कि पेरिस एग्रीमेंट को दोबारा से ज्वाइन जो है वो करेगा, यानी कि विचार करेगा USA उसको दोबारा से ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि पेरिस एग्रीमेंट काफी इंपॉर्टेंट है, क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने को लेकर ये पेरिस एग्रीमेंट है। अच्छा, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए इंडिया और अमेरिका के बीच में कौन सी एक्सरसाइज कंडक्ट की जाती है, यानी कि कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज इंडिया और अमेरिका के बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें बताया जा रहा है कि लार्जेस्ट बायर कोविड-19 वैक्सीन का पूरे दुनिया भर में कौन है, सबसे ज्यादा कोविड-19 वैक्सीन जो है वो कौन खरीद रहा है, तो इंडिया, हम लोग जो है वो सबसे ज्यादा कोरोना वायरस की वैक्सीन जो है वो खरीद रहे हैं। आपको बताना है इंडिया की वैक्सीन का क्या नाम है, अमेरिका की वैक्सीन का क्या नाम है, रशिया की कोरोना वायरस वैक्सीन का क्या नाम है, यूके की कोरोना वायरस वैक्सीन का क्या नाम है, तो आप बताइएगा। IAIS की यहां पर बात हो रही है, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ इंश्योरेंस सुपरवाइजर की यहां पर बात हो रही है। ये एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी हम लोग को इंश्योरेंस सेक्टर की देखने को मिलती है, यानी कि इंश्योरेंस सेक्टर में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सेट करती है ये, कि सभी जगह इंश्योरेंस सेक्टर में एक तरीके का, यानी कि यूनिफॉर्म तरीके के रूल्स रेगुलेशन चले ज्यादा से ज्यादा। ये स्टैब्लिश की गई है 1994 में, ये ऑपरेट की जाती है स्विस सिविल लॉ के तहत। और इसका मकसद क्या है कि पूरे दुनिया भर में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहे, राइट, तो उस पर ये काम करती है, यानी इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर ये स्टेबल इंश्योरेंस सेक्टर को डेवलप करने पर फोकस करती है, जिससे कि पॉलिसी होल्डर्स, यानी कि जो हम लोग इंश्योरेंस वगैरह खरीदते हैं ना इंश्योरेंस कंपनी से, तो हम लोग को जो है वो प्रोटेक्शन मिल सके, क्योंकि अलग अलग इंश्योरेंस सेक्टर की अलग अलग स्कीम्स होंगी, होती तो है अलग अलग स्कीम, बट जो उनका जो ऑपरेशन का जो तरीका होता है वो मोर और लेस सिमिलर ही होता है, जिस प्रकार से वो ऑपरेट करती है इंश्योरेंस सेक्टर। तो ये वाली चीज है, और इनके ऊपर निगरानी रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हमारी कंट्री के अंदर इंश्योरेंस सेक्टर के ऊपर निगरानी कौन रखती है, रेगुलेटरी अथॉरिटी कौन है, IRDAI। आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पर IRDAI का फुल फॉर्म लिखकर बताइएगा, राइट, कि IRDAI का फुल फॉर्म क्या है। ये इंपॉर्टेंट है। मिलीनियर टैक्स जो है वो अभी रिसेंटली न्यूज में था, ये किस कंट्री के द्वारा शुरू किया गया है, अर्जेंटीना ने लागू किया है मिलीनियर टैक्स। नाम से ही समझ में आ रहा है, करोड़पति के ऊपर टैक्स, जो अमीर लोग जो हैं उनके ऊपर टैक्स है। जो 12,000 करीब अर्जेंटीना के जो अमीर लोग हैं उनके ऊपर ये टैक्स लगाया गया है। इस टैक्स के पैसे से अर्जेंटीना जो है वो कोरोना वायरस
की फंडिंग जो है वो इकट्ठा करेगी। जो भी लोग हैं जिन्होंने जिनकी एसेट जिन्होंने डिक्लेयर की हुई है, जिसमें हम लोग को 200 मिलियन पीसोस देखने को मिलती है। बेसिकली पीसोस जो है ये हम लोग को करेंसी देखने को मिलती है अर्जेंटीना की, तो उतनी एसेट है लोगों के पास। और बताया जा रहा है कि जिनकी एसेट यानी कि जिनकी जो एसेट हो गए, प्रॉपर्टी हो गई और जिनकी जो कमाई होती है वो अर्जेंटीना में होती है, तो उनकी कमाई का 3.5% टोटल ये जो है वो टैक्स के तौर पर लिया जाएगा। और जिनकी कमाई अर्जेंटीना के बाहर होती है तो उनसे 5.25% जो है वो चार्ज किया जाएगा उनकी वेल्थ का। बट हालांकि इतना ये परसेंटेज वगैरह आपको याद नहीं रखना है, सिंपली इसमें डायरेक्टली मिलीनियर टैक्स के बारे में ही पूछा जाएगा कि ये किस कंट्री ने लागू किया है। अर्जेंटीना ने, अमीरों के ऊपर ये टैक्स जो है वो लागू किया गया है और कोरोना वायरस की फंडिंग के पर्पस के लिए किया गया है। HL2M टोकामाक रिएक्टर, ये सबसे बड़ा रिएक्टर है, किस कंट्री का है तो याद रखिएगा चाइना का ये सबसे बड़ा रिएक्टर हम लोग को देखने को मिल रहा है। और ये न्यूक्लियर फ्यूजन एक्सपेरिमेंटल डिवाइस है, इससे पावर जो है वो जनरेट करेगा चाइना। और बताया जा रहा है कि इसको आर्टिफिशियल सन भी कहा जाता है क्योंकि इससे काफी ज्यादा गर्मी निकलती है, राइट, जो कि सन की गर्मी से भी, सन का जो कोर होता है ना उसकी गर्मी से भी काफी ज्यादा है। तो ये चीज हम लोग को यहाँ पर देखने को मिलती है। और रिएक्टर जो है इसका टेम्परेचर 150 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। और रिएक्टर जो है वो पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड का उपयोग करता है हॉट प्लाज्मा को फ्यूज करने के पर्पस के लिए। बाकी आपको तो सिर्फ इस रिएक्टर के बारे में पता होना चाहिए कि ये क्या है। ये न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर है, HL2M टोकामाक रिएक्टर चाइना का है। पावर जनरेशन के पर्पस के लिए रिएक्टर सामने रखा गया है और भारी मात्रा में ये पावर हीट वगैरह जो है वो प्रोड्यूस करता है। चाइना की कैपिटल आप जानती हैं बीजिंग हम लोग को देखने को मिलती है। युआन या रेनमिनबी इसकी करेंसी है। इसके जो प्रेसिडेंट है वो जी जिनपिंग हम लोग को देखने को मिलता है। इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है तो ये सेलिब्रेट किया जाता है 7 दिसंबर को। और इसी दिन याद रखिएगा आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। इसकी जो थीम है वो है एडवांसिंग इनोवेशन फॉर ग्लोबल एविएशन डेवलपमेंट। पूरे दुनिया भर में एविएशन सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए इनोवेशन लेकर आना, तो इसकी ये थीम हम लोग को देखने को मिल रही है। और ये स्टैब्लिश की गई थी 1994 में और अगले साल इसकी 50वीं एनिवर्सरी है, तो उसी पर ये काम कर रहा है। और इसका हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल कनाडा हम लोग को देखने को मिल रहा है। और इंडिया के अंदर सिविल एविएशन मिनिस्ट्री हम लोग को देखने को मिलती है जो कि काम करती है सिविल एविएशन सेक्टर पर। अब स्पोर्ट्स से रिलेटेड ये टॉपिक था, न्यूज थी। तो सभी फॉर्म्स जो है क्रिकेट का उसमें रिटायरमेंट ले ली है ऑलराउंडर कोरी एंडरसन के द्वारा। तो कोरी एंडरसन जो है वो किस कंट्री के हैं आप जानते होंगे शायद, साउथ अफ्रीका से ये खेलते हैं कोरी एंडरसन। तो ये स्पोर्ट्स प्लेयर हैं, ये क्रिकेट प्लेयर है, ऑलराउंडर है ये। और ये किस पर्टिकुलर कंट्री से खेलते हैं तो आपको पता होना चाहिए, न्यूजीलैंड से खेलते हैं ये। और अभी इन्होंने रिटायरमेंट ले ली है क्रिकेट के सभी फॉर्म से, राइट। तो ये न्यूजीलैंड से खेलते हैं, थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। और इन्होंने 13 टेस्ट मैच खेले हैं, 49 वनडे इंटरनेशनल और 31 T20। और 2015 के समय पर मात्र 36 बॉल में यानी कि वनडे इंटरनेशनल में 36 बॉल डाली गई थी और इन्होंने 100 रन बना लिए थे। तो सबसे फास्टेस्ट 100 स्कोर किया था इन्होंने। और न्यूजीलैंड की कैपिटल वेलिंगटन आप जानते हैं, इसकी करेंसी न्यूजीलैंड डॉलर। और न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर जैकिंडा आर्डन हम लोग को देखने को मिलती है। 11th नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि आपका, तो दूसरी कंट्री पूरे दुनिया भर में जिसका झंडा जो है वो मून के सरफेस पर लहराया है, चांद के सरफेस पर लहराया है, तो वो है चाइना हम लोग को देखने को मिली। चाइना का भी रिसेंटली हम लोग को मिशन देखने को मिला, चैंग E5 प्रोब मिशन हम लोग को देखने को मिला है, जिस मिशन के तहत जो है चाइना ने जो है वो झंडा लहराया था चांद के ऊपर, राइट। और अभी चैंग E5 मिशन जो है वो चांद से कुछ यानी कि उसका जो सरफेस का कुछ सॉइल वगैरह लेकर आ रहा है, मिट्टी वगैरह लेकर आ रहा है, सरफेस की लेयर में से कुछ चीजें जो है वो चांद की लेकर आ रहा है नीचे। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अभी रिसेंटली 8वां नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल जो है वो कहां पर ऑर्गेनाइज किया गया है तो आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। तो ये ऑर्गेनाइज किया गया है गुवाहाटी में। और नॉर्थ ईस्टर्न क्षेत्र से रिलेटेड वहां पर कैसे ट्रेडिशन है, कल्चर है, वहां पर टूरिज्म को बूस्ट करने से रिलेटेड अवेयरनेस क्रिएट करने को लेकर ये फेस्टिवल उत्सव हम लोग को देखने को मिलता है। आसाम की कैपिटल दिसपुर है, आसाम के चीफ मिनिस्टर सोनोवाल हैं, गवर्नर जो है वो है जगदीश मुखी। और यहाँ पर नेशनल पार्क आपको पता होना चाहिए कौन से हैं, मानस, काजीरंगा और दिब्रू साइखोवा। एशियन ऑफ द ईयर ये किसको मिला है अवार्ड, एशियन ऑफ द ईयर, तो एशियन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है अदर पूनावाला को। सोनू सूद जी को और जॉन इब्राहिम जी को कौन से अवार्ड मिले हैं, तो सोनू सूद जी को जो अवार्ड मिला है तो वो मिला है स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड। ये डिपार्टमेंट ऑफ प्लानिंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के द्वारा दिया गया है और इनको और भी काफी सारे अवार्ड मिले हैं। जॉन इब्राहिम जी को मिला है
पीटा की तरफ से पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड। तो पेटा जो है गाइस, इसका फुल फॉर्म मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पे लिखकर बताइए पेटा का क्या फुल फॉर्म है। और बाकी हम लोग बात करें पूनेवाला जी की, तो द स्ट्रेट्स टाइम्स जो सिंगापुर की है उसके द्वारा ये अवार्ड डिक्लेयर किया गया है इनको एशियन ऑफ द ईयर अवार्ड। आगे की बात करें, ये सीईओ हैं सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के, तो ये वाली चीज भी आप लोग को थोड़ी सी पता होनी चाहिए, कुछ फैक्ट्स वगैरह। सो गाइज आज के लिए सिर्फ इतने ही टॉपिक्स थे और मैंने आपको जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए अगर आपको अच्छे से क्लियर हुए हैं, दिमाग में बैठे हैं, तो लाइक का बटन हिट किए बगैर मत जाइएगा। लेक्चर को शेयर जरूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताइए कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा, और इसमें अगर आपको कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए तो भी आप सजेशन दे सकते हैं। तो चलिए अब अपन नेक्स्ट लेक्चर पे मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड।